हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और सेंटर ऑफ मास के इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं इंपल्स को। इंपल्स आपको एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी मिला होगा थोड़ा सा, और सेंटर ऑफ मास में भी है। कंसेप्ट वही है, अगर आपने वहां पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। यहां भी पढ़ लेते हैं सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का एक हिस्सा है इंपल्स, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन। तो बिना वक्त जाए किए चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इंपल्स। इंपल्स होता क्या है बेसिकली, इसको थोड़ा फील के साथ पढ़ेंगे कि इंपल्स है क्या। तो टॉपिक दे देते हैं इंपल्स, ठीक है। हमने टॉपिक दे दिया है इंपल्स, इसको थोड़ा फील करते हैं। इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स का मतलब होता है झटका। इंपल्स का मतलब क्या होता है? झटका। अब झटका क्या है इसको थोड़ा समझते हैं कि झटका का मतलब क्या है, ठीक है। झटका कहने का मतलब क्या है यहां पर, जैसे फील करना क्या है। एक एग्जांपल है हमारे पास, रिकॉर्डिंग चालू है ना, ठीक है। देखिए फील करते हैं झटका होता क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल ले कि एक ब्लॉक है जो कितने किलो का है? 1 किलो का ब्लॉक है जो कितने किलो का है? 1 किलो का। कितने से जा रहा है? इधर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस पर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का। तो कितने देर बाद ये पलटी मारेगा, ठीक है। कितने देर बाद ये पलटी मारेगा? तो पलटी मारने का टाइम अगर हम निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसके पास? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 1 किलो। मास कितना है? सॉरी, फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। मास कितना है? 1 किलो। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर जा रहा है इसलिए माइनस। और अगर हम निकाले टी, तो टी बराबर होगा v माइनस यू अपॉन ए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या ले लेते हैं? 0। तो 0 माइनस यू कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? -10। और टाइम कितना निकल कर आया? 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड बाद ये वापस हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड बाद ये क्या होगा? वापस हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम थोड़ा फोर्स को बढ़ा देते हैं। 10 न्यूटन से मान लेते हैं फोर्स लगा देते हैं 100 न्यूटन। फील करना है कि इंपल्स का मतलब झटका क्या होता है। दूसरा एग्जांपल हमने क्या किया, सेम सिचुएशन है, बस हमने फोर्स को क्या कर दिया, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फोर्स हमने लगा दिया अब कितना? 100 न्यूटन। तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना? 100। एक्सेलरेशन कितना? 1। तो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर होगा और इधर मोशन है, इसका एक्चुअल मोशन। तो अब टाइम अगर निकाले तो v माइनस यू अपॉन ए। तो v कितना है? 0 माइनस यू कितना? 10। एक्सेलरेशन कितना? -100। कट गया, कितना आ गया? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। अब हम फोर्स और बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तीसरा केस, फोर्स हम और बढ़ा दिए, ठीक है। सिचुएशन वही है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, फोर्स हम और बढ़ाकर कर देते हैं, मान लीजिए 10,000 न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10,000 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स कितना है? 10,000 अपॉन मास कितना? 1 किलो, ठीक है। 1 किलो। तो एक्सेलरेशन कितना है? -10,000। तो टाइम कितना लगा पलटी मारने में? v माइनस यू अपॉन ए। 0, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रुकेगा, माइनस यू, यू कितना? 10 माइनस 10,000। तो निगेटिव से निगेटिव, और ये तो आ गया कितना? 0.0001। 0.001 सेकेंड। अब इसको थोड़ा फील कीजिए कि झटका मतलब है क्या, ठीक है। झटका कहने का मतलब है कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट मेरा वजन कितना है? 1 किलो मान लेते हैं। 1 किलो तो होगा नहीं, लेकिन चूंकि फील करना है तो
इसको कंसीडर कीजिए कि मेरा वजन कितना, 1 किलो, और मैं इधर जा रहा हूं कितना से, 10 मीटर पर सेकंड से इधर बढ़ रहा हूं, ठीक है, और मेरे पीछे कोई पकड़ के खींचता है या किसी तरह का फोर्स मेरे ऊपर इस तरफ लगता है, बैक साइड में 10 न्यूटन, तो मैं जाकर जो वापस आऊंगा वो क्या होगा, कितने वक्त बाद मैं लौटूंगा, 1 सेकंड बाद। तो ये एकदम आसान है, मैं गया ऐसे टहल के 1 सेकंड बाद ऐसे, फिर क्या हुआ, पलट के ऐसे आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही फोर्स इंक्रीज हुआ, मेरे पलटने का टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं जा रहा हूं कितना सेकंड, 1 सेकंड, तो जैसे ही ऐसे जाऊंगा खड़ाक से ऐसे घूम जाऊंगा, बात समझ में आ रही। तो यहां पर मैं एकदम जल्दी घूम जा रहा हूं, क्यों जल्दी घूम जा रहा हूं, क्योंकि टाइम क्या हो गया कम, क्योंकि फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा। अब फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरा टाइम और घट जाएगा, और इसमें क्या होगा कि मुझे इतना पलटने का भी टाइम नहीं, ऐसे जाऊंगा ऐसे सीधे वापस आ जाऊंगा। तो ये जो जा रहा हूं मैं और सडन फोर्स लग रहा है और पलट रहा हूं मैं बहुत कम समय में, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं पलट रहा हूं एकदम कम समय में, इसी चीज को हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, झटका। कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, झटका। अब इस झटके को थोड़ा और एनालाइज कीजिए तो आप नोटिस करेंगे कि फोर्स क्या है, बहुत बड़ा है। फोर्स क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, फोर्स बहुत बड़ा है। टाइम क्या है, बहुत कम। टाइम क्या है, बहुत कम है। और इस दो के कॉम्बिनेशन में जो इंपैक्ट होगा, ठीक है, इस बहुत बड़े फोर्स और बहुत छोटे बहुत कम टाइम के कॉम्बिनेशन में जो इंपैक्ट होगा, उसी इंपैक्ट को हम झटका बोलते हैं, या ये कहिए कि क्या बोलते हैं, इंपल्स। बात समझ में आ रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंपल्स का मीनिंग जो फील है वो समझ में आया होगा। होता क्या है कि जैसे ही, और यही चीज अगर आप नोटिस करें तो यही चीज होगा आपके, यही चीज होगी किसके साथ, जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं, किसी भी बॉल को जब आप जमीन पर फेंकते हैं तो वो तुरंत रिबाउंड हो जाता है। वो एक्चुअली में जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो आप बॉल ऐसे फेंकने के बाद क्या हुआ, उससे हिट हुआ, हिट होने के बाद वो तुरंत क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। तो क्यों रिबाउंड हो जाता है, क्योंकि जमीन क्या लगाएगी, हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि ये जमीन है, ये अर्थ है। तो जब ये बॉल टकराएगा और mg नीचे लगेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन जरूर बहुत बड़ा होगा, तभी तो बॉल एक झटके में क्या हो जाता है, रिबाउंड हो जाता है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इंपल्सिव फोर्स। जो फोर्स इस तरह का इंपैक्ट पैदा करे उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स। और इसका बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है अपने डेली लाइफ में, बहुत सारा एग्जांपल। क्या है, फोर्स लगे बहुत ज्यादा और टाइम क्या हो, बहुत कम। जैसे क्रिकेट मैच आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बैट्समैन हिट करता है बॉल को, बैट्समैन हिट किया बॉल को, तो बॉल और बैट का इंपैक्ट या जो ड्यूरेशन है कांटेक्ट का, वो क्या है, बहुत माइनर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में समझिए कि जरूर फोर्स बहुत ज्यादा हुआ होगा, तब तो वो स्टेडियम के पार चला जाता है ना। जैसे ही बैट हिट किया बॉल स्टेडियम के पार, इसका मतलब कि बैट से जरूर फोर्स बहुत ज्यादा लगा होगा। और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगे बहुत कम समय के लिए तो हम उसको क्या कहेंगे, इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। वहां पर फोर्स को कहेंगे इंपल्सिव फोर्स, लेकिन जो पूरा इंपैक्ट है, जो पूरा सिचुएशन है, जो झटका क्रिएट हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंपल्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। अभी इसमें और भी एग्जांपल देकर मैं और इसके तह तक जाऊंगा, पहले आप इसे नोट कर लो फटाक से। जैसे मान लेते हैं कि ये जमीन है और ये एक बॉल है 2 kg, ये नीचे बॉल आ रहा है कितने के स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां टकराया और टकराने के बाद रिबाउंड हो गया सेम वेलोसिटी से, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। और मान लेते हैं जो इंपैक्ट का टाइमिंग है वो मान लेते हैं कितना, 0.1 सेकेंड लेट, क्योंकि हमें निकालना है कि फोर्स कितना इस पर लग रहा है। तो अगर हम नीचे वाले डायरेक्शन को ले लेते हैं निगेटिव
और ऊपर वाले डायरेक्शन को ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले लिए निगेटिव, ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या ले लिए पॉजिटिव, तो v बराबर u प्लस एटी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है -10, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन नहीं मालूम, t कितना है 0.1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के लिए अब थोड़ा काम करते हैं। इस बॉल को अगर यहां बनाएं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पर तो जमीन ऊपर लगाएगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, ठीक है, बॉल ऊपर जमीन ऊपर n, नीचे लगेगा mg, तो इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा n माइनस mg अपॉन m, यही ना एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स अपॉन मास, एफ नेट अपॉन मास, ये बेसिकली क्या है एफ नेट अपॉन मास। तो n माइनस एम जी यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 इज इक्वल टू -10 प्लस a के जगह डाल दीजिए n माइनस एम जी अपॉन m इंटू 0.1 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -10 सीधा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना आ गया n माइनस एम जी, n नहीं मालूम है mg कितना हो जाएगा 20, क्योंकि मास कितना है 2 किलो, तो n माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है, इंटू 0.1, तो 20 और ये 2 इधर आएगा, इसमें से भी ये, तो 20 कितना हो गया 400, ठीक है, 400 इज इक्वल टू n माइनस 20, तो 400 इज इक्वल टू n, और ये 20 इधर आ जाएगा प्लस में, तो कितना आ गया n बराबर आ गया 420, ठीक है, 420 न्यूटन। ये टाइम कितना लिया हमने 0.1 सेकेंड, लेकिन अगर लेट के टाइम अगर हम ले लेते हैं 0.01, तब देखते हैं n कितना होगा, तो तब हम देखेंगे 0.01 डाल देते हैं, यहां 0.01 डाल दीजिए, तो 20 इसी इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं, इसी इक्वेशन में 20 बराबर n माइनस 20 अपॉन 2, और यहां डाल देंगे 0.01, तो ये कितना आ जाएगा 400 और नीचे 100, तो ये कितना आ गया 40,000 n माइनस 20, तो n अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 40,000 न्यूटन, ठीक है, n अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 40,000 न्यूटन, ठीक तो है, एक सेकेंड ज्यादा डाला गया है 20 400, हाँ ठीक 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 40 सही है सही है सही है सही है, ठीक है, तो ये 4000, तो ये कितना आ गया 4000 न्यूटन, और 4000 न्यूटन क्या है बहुत ज्यादा। तो जब जमीन पर बॉल स्ट्राइक करता है तो उस जगह जो जमीन के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन दिया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है और लगता है बहुत कम वक्त के लिए, इसलिए हम वहां पर इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है इंपल्सिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन क्या है इंपल्सिव फोर्स। बात समझ में आ रही है इंपल्सिव फोर्स क्या है। तो इंपल्सिव फोर्स, तो इंपल्स का अगर हम डिफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका ये फिगर आप बना लो जल्दी से, फिर उसके बाद यहाँ चाहे यहां पर लिख देता हूं इंपल्सिव फोर्स का कि फोर्स मैसिव फोर्स इज अप्लाइड, मैसिव फोर्स इज अप्लाइड फॉर very short duration and gives massive impact और massive change in momentum। अब ये massive change in momentum अभी मैं डिराइव करूंगा तो मालूम हो जाएगा massive change in momentum क्या मतलब इसका, इस फॉर्मूला ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है इसका क्या मतलब है, तो इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लो, फील तो आ ही गया होगा कि झटका एक्चुअली में है क्या। अब देखते हैं
ठीक है, देखिए जैसे कि मैसिव फोर्स, तो वी नो दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीपी वेक्टर। क्या आ गया, डीपी वेक्टर। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो डीपी का इंटीग्रेशन, तो ये निकल कर आएगा एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये जो एफ डी टी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स, तो बीच में इम्पल्स डाल देते हैं, इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो सेगमेंट है, ये जो लाइन मैंने लिखा है, ठीक है, यही आपको बेसिकली क्या बता रहा है, इम्पल्स, ठीक है, ये क्या बता रहा है आपको, इम्पल्स है क्या। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा जो मैंने मिटा दिया है उसमें हमने ये जो कैलकुलेशन किया उसमें क्या माना था, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये हमने लिया कि v बराबर u प्लस ए टी। और आपको याद होगा, अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो आपको मालूम होगा कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां जो हमने कैलकुलेशन किया उसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कितना आया, 4000, ठीक है, कितने देर तक लग रहा है, तो टाइम क्या है, 0.01 सेकेंड। तो इस छोटे से टुकड़े के लिए हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि इस छोटे से टुकड़े के लिए क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि जब हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको और क्लियर करता हूं मैं, ठीक है, देखिए, तो फॉर्मूला हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू, ठीक है, एफ डी टी इज इक्वल टू इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो मैंने डिफिनेशन में लिखा कि इंपैक्ट गिव मैसिव चेंज इन मोमेंटम, तो चूंकि अब देखिए, हालांकि ये छोटा टाइम निकालना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक अब पॉसिबल हो गया है, क्योंकि आप ये सब चीज जो टेक्नोलॉजी जब बनती है तो आप देखते होंगे कि जो कार सब आता है उसमें इंपैक्ट के दिखाएगा, मतलब कि उसमें रहता है कि इंपैक्ट के इतने सेकंड में वो एयर बैग निकल जाएगा। तो ये माइनर टाइम, अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है इस वजह से ये माइनर टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन में कैसे निकालेंगे, तो इसकी बदौलत, इस चेंज इन मोमेंटम की बदौलत, हम इस चेंज इन मोमेंटम की बदौलत इस छोटे से इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इंपैक्ट कितना है, फोर्स कितना लग रहा है, मोमेंटम कितना बदला। तो जब इस फॉर्मूला में एफ मालूम होगा, फाइनल मोमेंटम मालूम होगा, इनिशियल मोमेंटम मालूम होगा, फोर्स मालूम होगा, तो dt निकालना एकदम आसान। तो कैलकुलेशन के तौर पर इसमें ये क्या देगा हमें, ये स्मॉल टाइम निकाल कर देगा। बात समझ में आ रही। तो एफ इंटीग्रल dt बराबर क्या मिला, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि यहां पर फोर्स हम एवरेज भी लिख सकते हैं। कैसे फोर्स एवरेज लिख सकते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन टोटल, अब जो भी हो उसके आगे लगा देना है एवरेज। तो यहां पर हम अगर एवरेज फोर्स की बात करें, एफ एवरेज की बात करें, एफ एवरेज की अगर हम बात करें, तो टोटल फोर्स एफ डी टी अपॉन डी टी, तो ये हमें क्या देगा, एफ एवरेज अगर हम निकालें तो हम क्या निकाल सकते हैं, एफ इंटू डी टी का इंटीग्रल और अपॉन डी टी का इंटीग्रल, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एवरेज फोर्स देगा। तो इसका मतलब ये है
कि एफ डी टी, इस तरह के एक्सप्रेशन और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, पावर में पढ़ेंगे, लेकिन एवरेज का ये भी एक फॉर्मूला है। तो एफ एवरेज डी टी, इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ एवरेज डी टी, एफ एवरेज डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी टी। तो इसी फॉर्मूला को हम यहां कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके, कि इंटीग्रल एफ एवरेज डी टी बराबर इंपल्स और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है, क्लियर कि एवरेज कैसे आया। और एवरेज क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन, अभी एवरेज कहां आता है, एवरेज वहां आएगा जहां पर नॉन यूनिफॉर्म वाली बात होगी। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही हो। तो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब फोर्स वेरी कर रहा है, और फोर्स जब वेरी करेगा तो वहां पर हम क्या लाएंगे, एवरेज। वहां पर हम फोर्स क्या लाएंगे, एवरेज। इसलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा और एक्यूरेट वे में लिखना जरूरी है, तो यहां हमने एवरेज को इंट्रोड्यूस किया। तो एवरेज कैसे आया यहां पर, ये तो एकदम क्लियर हो गई होगी बात। अब हम और आगे बढ़े, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं। ये हिस्सा खाली करके, क्या कोई दिक्कत है, एवरेज वाला नहीं समझ आया। देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, टोटल अपॉन टोटल। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन टोटल। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, जैसे देखिए अगर हम निकालते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो जो एलएचएस का डायमेंशन होगा वही आरएचएस का डायमेंशन होगा, तो ये भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से इस वाले फिगर में देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम यहां इंपल्स पढ़ रहे हैं। तो जो फॉर्मूला, और इसको लाना है इंपल्स के बराबर में, तो जरूरी है कि इसका पैटर्न भी कुछ इसी तरह का हो। तो यहां पर जो एफ एवरेज है, तो एफ इंटीग्रल एफ dt अपॉन dt, तो dt से dt कट गया तो बचा क्या, एफ dt से dt कट गया तो बचा क्या, एफ। तो एफ एवरेज मतलब एलएचएस का जो डायमेंशन है वही आरएचएस का डायमेंशन है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो अब इस dt को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये इंटीग्रल इधर आ गया और dt से मल्टीप्लाई हो जाए। तो एफ dt किसके बराबर, एफ एवरेज। और एवरेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां भी मैंने लिखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो ए अगर कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा, फोर्स हो गया नॉन यूनिफॉर्म। और एवरेज वही यूज करते हैं जहां नॉन यूनिफॉर्म की बात। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। अब देखिए इसके बाद एफ एवरेज आई बराबर क्या लिख दिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या बेसिकली एक और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ ग्राफ की भी स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड फोर्स कैसे, इंपल्स कैसे निकलेगा, तो जाहिर सी बात है दो तरह का ग्राफ होगा। दो तरह कहने का मतलब ग्राफ एक ही तरह का होगा, फोर्स टाइम, ft ग्राफ दिया हो और फोर्स अगर कांस्टेंट हो, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो हमें इंपल्स निकालना है। तो इंपल्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ft ग्राफ। क्यों एरिया ऑफ ft ग्राफ निकालेंगे, जैसे इसी की बात करें अगर,
तो मान लेते हैं कि ये T1 टाइम है यहाँ और ये T2 टाइम है यहाँ, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया जब हम निकालेंगे तो ये एक देखा जाए ध्यान से तो ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, मान लेते हैं रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ FT ग्राफ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका नाम अगर दे दे ABCD तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया ये T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये लेंथ निकालेंगे तो क्या करना होगा, T2 में से T1 को घटाना होगा। ब्रेथ क्या है, तो यही ना फोर्स है, ये फोर्स जो कि कांस्टेंट है। तो आप ध्यान से देखें, फोर्स इनटू टाइम क्या देता है आपको, इंपल्स देता है। फोर्स इनटू टाइम क्या देगा, इंपल्स देगा। तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, कब, जब फोर्स कांस्टेंट हो। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होगा अगर फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह का फोर्स है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे, एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे। जो सबसे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे मतलब कि ये जो टाइम इतना छोटा हो जाएगा कि ये टाइम क्या लिखने लगे, dt। और मान लेते हैं यहां से हमें कैलकुलेट करना है, तो ये टाइम T1 है और ये टाइम क्या है, T2। तो इस छोटे से एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो जब आप टाइम छोटा करते चले जाते हो, एकदम छोटा करते चले जाते हो, तो उस पार्टिकुलर टाइम के लिए, उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। f क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, f dt, तो ये छोटा इंपल्स निकलेगा। अब क्या करेंगे, छोटा इंपल्स निकलेगा। अब इसका पूरा वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी का इंटीग्रेशन आई और ये आ गया T1 से लेके T2 तक f dt। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब f क्या हो, वेरिएबल हो। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब f क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इंपल्स निकालने का तरीका हम, ठीक है, इंपल्स निकालने का तरीका हम समझ सकते हैं। और ये कट रहा है तो इसको इधर लिख दीजिए, f क्या हो, वेरिएबल। इधर भी कट गया, इधर आप कुछ जगह छोड़ दिए, किधर, इस साइड इतना जगह, कोई बात, इधर ये आ रहा है, dt आ रहा है, वो आ रहा है, dt आ रहा है ना, हाँ हो गया, डब्बा नहीं ना आ रहा है, डब्बा नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं। f क्या है यहाँ पर, f क्या है, वेरिएबल। अभी भी कट रहा है, है? सर कट रहा है, पूरा कट रहा है सर। तो तेरी के छोटा सा वेरिएबल अब भी कट रहा है, आने जाने ठीक है। तो f क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, नोट करो, जो भी करना है। ये आ जाए, एक 2 kg का बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और वो 37 डिग्री बनाता है, टकराता है और फिर सेम एंगल बनाकर सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाता है। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट कितने देर के लिए वो कांटेक्ट में रहता है, तो 0.0001 सेकेंड। आपको निकालना है कि इंपल्स कितना हुआ, ठीक है। पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम है या अलग अलग। चलो बच्चों जल्दी करो। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखता हूं और इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो x भी है और y भी है, तो क्या किया जाए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। 2 किलो 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, कितना डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। और फिर इधर 2 किलो 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। तो इसका हम एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको नहीं याद है तो देख लीजिए फिर से, ठीक है। इधर डालेंगे 53, 5, 3, इधर डालेंगे 37, डालेंगे 4। अब बताइए
37 निकालना हो या 53 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हैं। अब इसका कंपोनेंट निकाला जाए तो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये लॉन्ग ये एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये 37 है तो जाहिर सी बात है कि ये 53 होगा, 53 डिग्री। तो इधर 10 का इधर कंपोनेंट निकालिए तो इधर आएगा 10, ठीक है 10 कॉस, इधर जिधर एंगल रहता है उधर कॉस रहता है, तो 10 कॉस 53, इधर आएगा 10 साइन 53, ठीक है। तो 10 cos 53 कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस 53 यहां से निकाला जाए तो cos 53 हो जाएगा 3/5, 3/5 हो गया कितना 2, कितना आ गया 6। इधर निकाला जाए 10 इंटू साइन 53 तो साइन 53 हो जाएगा 4/5, कितना आ गया 2, 8 आ गया, ठीक है। इधर आया 8, इधर आया कितना 6। अब सेम काम इधर करते हैं, इधर भी देखें एक्स एक्सिस की तरफ, ये इधर एक्स एक्सिस, ये इधर वाई एक्सिस, तो ये 37 है तो ये कितना हुआ 53, तो ये भी कितना हो जाएगा 53, तो इधर आएगा ये 10, ठीक है नहीं सॉरी ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस, तो इधर आया एक्स की तरफ आएगा 10 cos 53, जिधर एंगल उधर, और ऊपर आएगा कितना, तो ऊपर आएगा 10 साइन 53, ठीक है 10 साइन 53, तो 10 cos 53 कितना हो गया यहां से निकालिए तो बेस बाय 3/5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 6। इधर कितना है तो 10 साइन 53 वही है 8। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आया, एक्स एक्सिस यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, ठीक है प्लस में, इधर भी 6 इधर भी 6 प्लस में। तो मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम इज चेंज, मोमेंटम डजंट चेंज, डज होगा कि डू होगा या हिंदी में लिख देते हैं, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ किधर, मेरी इंग्लिश खराब हो रही है, चेंज नहीं हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मोमेंटम चेंज हुआ किधर, मोमेंटम चेंज हुआ अलोंग किधर वाई एक्सिस, अलोंग किधर वाई एक्सिस। तो जो इंपल्स का काम करेंगे, मोमेंटम जिधर चेंज हुआ किधर चेंज हुआ इधर, तो इंपल्स का जो फॉर्मूला लगेगा वो किसके लिए लगेगा अलोंग वाई एक्सिस, तो आई बराबर क्या हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम। तो यहां पर जो जमीन फोर्स लगाएगी, जमीन जो फोर्स लगाएगी वो एक्चुअली में क्या है नॉर्मल, तो n इंटू टी, n इंटू डेल्टा टी, ठीक है n इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो n निकालना है, डेल्टा टी यहां गिवन है कितना 0.001, 0.0001 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है। अगर हम ऊपर वाले को लेते हैं पॉजिटिव और नीचे वाले को लेते हैं निगेटिव तो ऊपर वाला हो जाएगा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 8 माइनस इनिशियल कितना हो गया नीचे जा रहा है -8 कितना आ गया n इज इक्वल टू 0.0001 इज इक्वल टू कितना आ गया 8816, ये नीचे गया कितना आया, ये आ गया आपको 10 टू द पावर 4, इधर गया तो n कितना आ गया 16 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ सही है। फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी दिया हुआ है, फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, ओह सॉरी ये तो हमने वेलोसिटी निकाला ना, ओह हो फील हो रहा था, ये तो वेलोसिटी है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू यू। तो एम वी, एम कितना है 2 किलो, तो 8 दूनी 16 माइनस 2 इंटू यू कितना हो जाएगा -8। अब ये आ जाएगा कितना 16 हो जाएगा 32, तो 32 गुने 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 10 टू द पावर 34 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो इस तरह से अब यहां पर कुछ भी डाल दो कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ बैट से, पैड से, कुछ से भी, उससे मतलब नहीं है। कंसेप्ट यही है, यही काम करना है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है वो क्या है कि जरूरी नहीं है कि फोर्स, मैसिव फोर्स लगे, मैसिव फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या फॉर शॉर्ट इंटरवल, ठीक है, या मैसिव फोर्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये दोनों ही केसेस में आप क्या कहोगे, इंपल्स है। इसका क्या मतलब है ये मैं समझा दे रहा हूं आपको। झटका, देखिए अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगे कम वक्त के लिए तो भी हम इंपल्स कहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगे और बहुत ज्यादा वक्त के लिए तो भी हम उसे क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। सर इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है एस्केप वेलोसिटी। जो रॉकेट यहां से जमीन छोड़कर जो हम स्पेस में सैटेलाइट रिलीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सडन तो होता नहीं, आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारा थ्रस्ट पैदा किया जाता है, तो मैसिव फोर्स लग रहा है और बहुत समय तक वो फोर्स लगाया जाता है, तब वो जाकर क्या होता है, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर स्पेस में जाता है। तो मैसिव फोर्स लगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो भी हम इंपल्स कहेंगे, मैसिव फोर्स लगे शॉर्ट इंटरवल के लिए तो भी हम क्या कहेंगे, इंपल्स कहेंगे। अब इसमें एक सवाल और है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो जल्दी से, ठीक है, फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये समझ में आ गया कि मैसिव फोर्स शॉर्ट इंटरवल के लिए लगे तो भी इंपल्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगे तो भी इंपल्स है, ठीक है। मिटा दीजिए, कुछ और बताना है? हाँ, बीच का मिटा दें। ये आया ना समझ में? ठीक है, चलिए। होल्ड्स बस हो ही गया, बस हो गया है, ज्यादा नहीं। अब देखिए एक चीज और जो बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो क्या है, ध्यान से समझते हैं। ये बॉल जब यहां स्ट्राइक होगी, इसी एग्जांपल को ले, और ये बॉल जब यहां स्ट्राइक होगी तो यहां अभी जो हमने केस लिया है इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, जीरो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रिक्शन हो नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा, यस और नो? पॉज कीजिए और सोचिए इस पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, यस या नो। इंपल्स का डेफिनेशन क्या है, मैसिव फोर्स लगे तो फोर्स का मैसिव होना जरूरी है, अगर मैसिव फोर्स होगा तो ही हम इंपल्स कहेंगे, तो क्या फ्रिक्शन होगा? तो आइए चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, देखिए अभी जो हमने फॉर्मूला इस पर, इसका एन रिजल्ट कितना आया था, 32 गुने 10 का पावर 4 न्यूटन, यही ना नॉर्मल फोर्स आया था। इसको एन से कंफ्यूजन हो जाए, ये फोर्स अभी जो रिजल्ट हम लोगों ने सॉल्व किया कितना है, 32 गुने 10 का पावर 4। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन। तो एफ इज इक्वल टू म्यू, और एन कितना है, 32 गुने 10 का पावर 4। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज इंपल्सिव। फ्रिक्शन इज इंपल्सिव। अब जब फ्रिक्शन इज इंपल्सिव है, मतलब यहां फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया। अगर हम एक कहानी, एक केस ले, म्यू कुछ भी ले सकते थे, म्यू अगर लेते तो जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया तो अब ये सिस्टम, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये सिस्टम आइसोलेटेड है? तो नहीं है। क्यों आइसोलेटेड नहीं है? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड हो गया। तो यहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर सॉल्व नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन इंपल्सिव है और फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, और फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा।
ये सिस्टम से हटके, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां नहीं लगा सकते। लेकिन एक एट द सेम टाइम हम दूसरा कहानी देखें। दूसरा कहानी क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है 2 किलो का, और इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है 0.5, और एक बुलेट है कितने ग्राम की, तो 500 ग्राम की, कितने स्पीड से आ रही, 100 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए कि क्या इस सिचुएशन में फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा? तो फिर से वही कहानी है, चेक कर लेते हैं। इसमें है जवाब इसका यस, इसमें जवाब है यस। इसमें चेक कर लेते हैं, F बराबर म्यू एन, तो म्यू कितना 0.5, एन क्या होता है mg, तो F बराबर 0.5 इंटू m2 इंटू जी, तो 10 से 10 डिचिक कितना आया 10, फ्रिक्शन कितना आया 10 न्यूटन। तो यहां पर वो उतना ज्यादा नहीं है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, नो, फ्रिक्शन इज नॉट इंपल्सिव, फ्रिक्शन इज नॉट इंपल्सिव। अब चूंकि फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं है, इसलिए हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड है। बात समझ में आ रही है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना कब पहचान में आनी चाहिए, आपको इस तरह से बहुत सवाल दे सकता है, तो उसमें पहचानना जरूरी है कि अगर फ्रिक्शन इंपल्सिव है तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है इंपल्सिव, तो चेक करने का तरीका क्या है, F इज इक्वल टू म्यू एन। अगर F इज इक्वल टू म्यू एन लगाकर फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं आ रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन बता दिया मैंने कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इसका पैटर्न क्या है। बेसिकली चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फोर्स दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, या कुछ भी फोर्स निकालकर पूछे, कहेगा एक्सेलरेशन निकालिए, तो फोर्स निकाल देना है, मास से डिवाइड दे देना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आप कुछ भी इस तरह से सवाल अपने सॉल्व करने के लायक हो गए, आप बना सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।